खड़ी चोटी वाली काली बहू की गोरी सौतन। गुड्डन अपने पिता हरिप्रसाद के साथ गुरदासपुर गांव में रहा करती थी। गुड्डन शादी के लायक हो चुकी थी, मगर उसके काले रंग और खड़ी चोटी की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। बापू, आ गए आप? जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, बस खाना बन गया है। गुड्डन, कितनी बार कहा है ना तुझे, चूल्हे पर खाना मत बनाया कर। देख, चूल्हा झोंकने के कारण से तेरा रंग कितना काला हो गया है। बापू, आप मेरी शादी का ख्याल छोड़ क्यों नहीं देते? मुझ जैसी काली बदसूरत लड़की से कौन ब्याह करना चाहेगा? अब हाथ मुंह धो लीजिए। हरिप्रसाद को मन ही मन हमेशा गुड्डन की शादी की चिंता खाई जाती थी। एक दिन रविंद्र हरिप्रसाद के घर आता है। अरे रविंद्रनाथ, अरे तू यहाँ? अरे गुड्डन, अरे बेटा 2 कप चाय बनाकर लाना। गुड्डन जल्दी से चाय बनाकर दोनों को परोसती है। भाई वाह हरिप्रसाद, बिटिया के हाथों की चाय पीकर निम्मो भाभी के हाथों की चाय याद आ गई। गुड्डन रविंद्रनाथ का आशीर्वाद लेकर रसोई में चली गई। बड़ी ही संस्कारी बच्ची है। आज के जमाने में संस्कार का कोई मोल नहीं बचा है दोस्त। सब सुंदरता देखते हैं, जो भी रिश्ते घर आते हैं मेरी गुड्डन को ठुकरा कर चले जाते हैं। ये सोचकर मन चिंता में घुलता जा रहा है। हाँ, कि न जाने मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची का क्या होगा। हरिप्रसाद, तेरी बिटिया के संस्कार मुझे भा गए हैं। मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। हरिप्रसाद शादी के लिए हाँ कर देते हैं और घूंघट की आड़ में कबीर की शादी गुड्डन से हो जाती है और गुड्डन बहू बनकर ससुराल आती है, जहाँ शोभा गुड्डन का गृह प्रवेश कराती है। बहू, इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। इसके बाद कबीर और गुड्डन कमरे में आते हैं और कबीर खुशी से गुड्डन का घूंघट उठाता है, मगर गुड्डन के काले रंग और खड़ी चोटी से चिढ़कर उसे बिस्तर से गिरा देता है। क्या हुआ कबीर जी, आपने मुझे धक्का क्यों दिया? नो, नेवर। तुम जैसी काली लड़की मेरी पत्नी तो हो ही नहीं सकती। ये कैसे हो गया? गुड्डन के काले रंग और खड़ी चोटी के कारण कबीर उससे खिंचा खिंचा रहने लगता है, तो वही बेचारी काली बहू भी अंदर ही अंदर घुटती रहती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। तभी एक दिन बड़े जोर से बारिश होती है। उस रात कबीर नशे में लड़खड़ाता हुआ घर लौटता है। गुड्डन कबीर को कमरे में लाकर उसके जूते उतार के बिस्तर पर सुला देती है। तभी कबीर गुड्डन को गले से लगा लेता है और दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाती है। कुछ दिनों बाद, पिताजी, मेरा प्रमोशन हो गया है, इसलिए कंपनी मुझे अगले 1 साल के लिए शहर भेज रही है। ठीक है, फिर बहू को भी अपने साथ ले जा। हाजी, मेरा बेटा शहर में कमाने जा रहा है। अरे कहाँ कहाँ इस कल्लो को ढोता फिरेगा। हाँ बाबूजी, मैं शहर की भीड़ भाड़ में जाकर क्या करूंगी, मैं यही ठीक हूँ। कबीर की खुशी के लिए गुड्डन जाने से मना कर देती है। वहीं शहर आकर कबीर की मुलाकात मायरा नाम की मॉडल लड़की से हो जाती है। कुछ दिनों की मुलाकात के बाद कबीर मायरा से शादी कर लेता है। वहीं गुड्डन भी गर्भवती होकर एक बेटी को जन्म देती है। देखते ही देखते 1 साल बीत जाते हैं और कबीर मायरा को लेकर घर आता है। माँ, इससे मिलो, ये मायरा है, मेरी पत्नी। हेलो मम्मी जी। अपनी सौतन को देखकर गुड्डन के होशो हवास उड़ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, कबीर जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुमने मेरा घर तोड़ा है, मुझसे मेरा पति, मेरा सिंदूर छीना है। आई सेड शट अप। तुमने अपनी शक्ल देखी है, यू ब्लडी बहन जी? अरे जिसकी पत्नी तुम जैसी काली कलूटी बदसूरत हो, तो बेचारा बंदा दूसरी शादी तो करेगा ही। एंड कीप योर इन्फॉर्मेशन, कबीर अब सिर्फ मेरा पति है। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। घमंडी मायरा काली बहू की बदसूरती और उसकी खड़ी चोटी की बेइज्जती करके कबीर के साथ कमरे में चली जाती है और साथ ही शोभा भी गुड्डन को कोसते हुए कहती है, देख ले मेरी काली बहू, सही मायने में मेरा बेटा कबीर मेरी गोरी बहू मायरा के साथ खुश है। अपनी सास और सौतन के तीखे ताने सुनकर गुड्डन सारी रात रोते हुए बिताती है। तभी मायरा किचन में आकर कहती है, अरे ओ मेरे पति की रिजेक्टेड पीस, मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बनाकर कमरे में लेकर आ। मुझे ऑर्डर फरमाने से अच्छा अपना हाथ पांव चलाओ, मैं सिर्फ अपने ससुराल वालों का काम करती हूँ। ये सुनकर खड़ूस मायरा गुड्डन की खड़ी चोटी खींचने लगती है। मैं कहती हूँ छोड़ मेरी चोटी। छोड़ दिया, मगर ये तो सिर्फ ट्रेलर था। आइंदा मेरा कोई भी काम करने से मना किया तो तेरी खड़ी चोटी उखाड़ कर फेंक दूंगी। मायरा बेचारी काली बहू पर अपने सुंदर होने का धौंस जमाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। शोभा अपनी गोरी बहू के हाँ में हाँ मिलाती है। तभी एक दिन मायरा अपनी सास के साथ शॉपिंग करके घर लौटती है। सचमुच मायरा बहू, सही मायने में आज मैंने दुनिया देखी है। माँ जी पाए लागू। अरे तू क्यों अपना काला चेहरा लेकर मेरे सामने चली आती है?
सारा मजा किरकिरा कर दिया। चल फूट यहाँ से। शुभा अपनी गोरी बहू के आगे गुड्डन को कुछ भी नहीं समझती और उसे दुत्कार कर भगा देती है। तभी मायरा कहती है, मम्मी जी जल्दी से मेरे पैर दबा दीजिए। मैं तेरी सास हूँ बहू, तू मुझे पैर दबाने को कह रही है? मम्मी जी मैंने आपको ये महंगी साड़ियाँ फ्री फंड में नहीं दिलवाई, पैर तो आपको दबाने पड़ेंगे। बहू ये रही तेरी साड़ी। मायरा का ये बर्ताव शोभा की आंखें खोल देता है, जिससे उसे गुड्डन की अहमियत का पता चलता है। ये देखकर मायरा चिढ़ जाती है और गुड्डन को पहले से भी ज्यादा परेशान करने लगती है। एक दिन गुड्डन घर आती है, उसके दोनों हाथों में सब्जी की थैलियां थी। अरे ओ गुड्डन, किचन में जा रही है ना? ये कप लेती जा। अरे तेरे दोनों हाथों में तो सब्जी है, लेकिन कोई बात नहीं, तेरी ये खड़ी चोटी है ना, चलता फिरता हैंगर, ये इस कप को किचन में ले जाएगा। ये कहकर मायरा कप को गुड्डन की चोटी में फंसा देती है। परफेक्ट, अब खड़ी क्या है, जा अंदर। तभी वहाँ ऐन मौके पर कबीर आ जाता है और गुड्डन की आंखों में आंसू भरा हुआ देखकर उसे बुरा लगता है। मायरा ये क्या हरकत है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्यों कबीर, तुम्हें इस काली कलूटी के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये बाजारू औरत तुम्हारी लगती क्या है? मायरा के इस बुरे लहजे पर कबीर उसे थप्पड़ मारकर कहता है, बीवी है वो मेरी, सुना तुमने? ये सुनकर मायरा तिलमिला उठती है और बिजली के बोर्ड से करंट की नंगी तार बाहर करके गुड्डन को बहाने से वहां बुलाती है। गुड्डन, अरे ओ गुड्डन, अरे ओ गवार, जरा देख इस बोर्ड में क्या हुआ है। ठीक है देखती हूँ। गुड्डन जैसे ही बिजली के तार के पास आती है, करंट की तार उसकी खड़ी चोटी में उलझ जाती है। तभी मायरा स्विच ऑन कर देती है, जिससे गुड्डन को करंट लगने लगता है। आह बचाओ बचाओ। अरे वाह, मेरी गवार गुड्डन क्या डांस कर रही है। तूने तो आग लगा दी। तू सोच भी नहीं सकती तुझे ऐसे तड़पता देखकर मुझे कितना मजा आ रहा है। अचानक मायरा की सैंडल फिसल जाती है और वो खुद भी करंट के तार में फंस जाती है। ऐसे में गुड्डन जैसे तैसे स्विच बंद करके मायरा को बचाकर बेहोश हो जाती है। तभी सभी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। ये मैंने क्या कर दिया? गुड्डन आंखें खोल। सभी गुड्डन को अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ गुड्डन को होश आता है और मायरा उससे माफी मांगती है। गुड्डन, आई एम सो गिल्टी। मैंने तुमसे तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा पति सब छीन लिया और तुम्हें मारने की कोशिश की, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। अब मैं तुम्हारा कबीर तुम्हें लौटा रही हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। रुको मायरा, क्या हम दोनों एक छत के नीचे साथ में बहन बनकर नहीं रह सकते? तुम मत जाओ, क्योंकि मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं कबीर की खुशी मुझसे ज्यादा तुम्हारे साथ है। ये सुनकर मायरा गुड्डन के गले लग जाती है, जिसके बाद मायरा गुड्डन का मेकओवर कराती है, जिससे उसकी खड़ी चोटी सुंदर घने बालों में बदल जाते हैं और उसका काला रंग भी निखर जाता है। जिसके बाद कबीर अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहने लगता है। ममता अपने बेटे मोहित और बेटी पायल के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी। ममता के पति की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी, जिस वजह से ममता को अपना घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। वो दूसरों के घर काम करके 4 पैसे घर लाती है, जिससे उन लोगों का गुजारा हो पाता है। पैसों की कमी की वजह से ममता अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाती। पिता का साया ना होने पर मोहित भी काम करना शुरू कर देता है और ऐसे ही आज पूरे 20 साल बीत चुके थे। अब मोहित और पायल बड़े हो गए थे और ममता बूढ़ी हो चुकी थी। पायल, मोहित कहाँ रह गए? आ जाओ, मैंने तुम दोनों के लिए खाना लगा दिया है। आ गए माँ। आज खाने में क्या बनाया है? दाल चावल। क्या माँ, हर रोज मैं दाल चावल खा खा कर थक चुकी हूँ, कभी पनीर भी बना लिया करो। पायल, तू तो जानती है ना, हमारे पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं है, तो हम तेरे पनीर कहाँ से लाएंगे? लेकिन माँ, हम कब तक इस गरीबी में जिएंगे? कब तक इस छोटे से घर में रहेंगे और रोज दाल चावल खाते रहेंगे? माँ, पायल, मैं आप दोनों से वादा करता हूँ कि जल्द ही हमारी इस गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। फिर देखना, हमें इस छोटे से घर में नहीं रहना पड़ेगा और ना ही हर रोज दाल चावल खाना पड़ेगा। मोहित के ज्यादा पढ़े लिखे ना होने की वजह से मोहित को कहीं भी अच्छी जॉब नहीं मिलती, जिसके चलते उसे एक छोटी सी दुकान पर सेल्समैन का काम करना पड़ता है। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे लेटेस्ट ड्रेस में जो सूट है वो दिखा सकते हैं? जी मैम, देखिए ये बिल्कुल लेटेस्ट है। ठीक है, कुछ और दिखाओ। ये देखिए मैम, ये आपके कलर के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा और ये लेटेस्ट भी है। अच्छा तो लग रहा है, आप इसे पैक कर दीजिए। ओके मैम, ये लीजिए। अमृता मोहित को पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। अमृता का बात करने का तरीका, उसकी आवाज मोहित को भी भा गई थी। अब अक्सर अमृता शॉपिंग के लिए मोहित की ही शॉप पर आया जाया करती थी। अमृता को भी मोहित पसंद आ गया था।
जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे दोनों का प्यार बढ़ता गया। अमृता, तुमने कभी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मोहित, वो मैं क्या हुआ? बोलते बोलते रुक क्यों गई? मोहित, मैं बिजनेसमैन हरिचंद्र की बेटी हूँ। क्या तुम मिस्टर हरिचंद्र की बेटी हो? हाँ मोहित, इसलिए मैंने तुम्हें कभी भी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया। अमृता, तुम तो जानती हो ना, मैं एक मामूली सेल्समैन हूँ। तुम्हारे पिताजी हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। मुझे ये सब नहीं पता, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। मोहित और अमृता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए अमृता अपने पिता के खिलाफ जाकर मोहित से मंदिर में जाकर शादी कर लेती है। शादी करने के बाद मोहित अमृता को अपने छोटे से घर में लेकर आता है। माँ, देखो कौन आया है। ये क्या मोहित, तूने बिन बताए शादी कर ली? तूने हमें बताना गवारा नहीं समझा? मोहित ममता और पायल को मंदिर में शादी करने की वजह बता देता है, जिसे सुनकर ममता और अमृता बोलती है, क्या? अब हम क्या करेंगे? अगर इसके पिता को पता चल गया तो हमारा क्या होगा? माँ जी, आप डरिए मत, मेरे डैड कुछ नहीं करेंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन माँ, लेकिन वेकिन छोड़ो ना, भाभी कब से गेट पर खड़ी हुई है, उनका स्वागत नहीं करोगी क्या? पायल अंदर से पूजा की थाली ले आती है और ममता अपने बहू और बेटे का स्वागत करती है। अब ममता भी अमृता को एक्सेप्ट कर लेती है। अमृता, तुम्हें यहाँ तुम्हारे घर की तरह सारी सुविधाएं तो नहीं मिलेगी। यहाँ तुम्हें अपना हर काम खुद से ही करना होगा। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अपना काम करने में और अपने घर वालों का काम करने में भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? आप फिक्र मत करिए, मैं इस घर का और सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। इतने अमीर घर से होने के बावजूद भी अमृता में जरा भी घमंड नहीं था। वो एक संस्कारी बहू की तरह पूरे परिवार का ध्यान रखती थी। माँ, आज फिर आपने दाल चावल बना दिए, मैं ये नहीं खाऊंगी। क्या हुआ पायल? देखो ना भाभी, माँ हर रोज दाल चावल बना देती है, मुझे ये नहीं खाना है। अब मैं तेरे लिए अच्छा खाना कहाँ से लाऊं? घर में एक पैसा भी नहीं है, जो बना है चुपचाप उसे खा ले। ये सब होता देखकर अमृता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए आज वो पूरे घर वालों के लिए बाहर से खाना ऑर्डर करती है। इतने अच्छे खाने को देखकर सारा परिवार बहुत खुश हो जाता है। भाभी, ये सब आपने हमारे लिए मंगवाया है? हाँ पायल, मैं नहीं चाहती कि मेरा परिवार अपनी किसी भी इच्छा को मारे। अब से तुम्हें जो भी खाना हो मुझे बता दिया करना, ठीक है? बहू, तू हमारे लिए अन्नपूर्णा देवी से कम नहीं है। आज तेरी ही वजह से हमें ना जाने कितने सालों बाद इतना अच्छा खाने को नसीब हुआ है। सारा परिवार अमृता को बहुत प्यार करता था, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। अमृता भी अपने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखती थी और घर का सारा काम भी खुद से ही किया करती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन, क्या घर पर कोई है? जी, आप कौन? घर पर कोई बड़ा है? जी रुकिए, मैं अभी अपनी माँ को बुलाती हूँ। माँ, देखो कौन आया है। जी, आप कौन? मेरा नाम हरिचंद्र है। क्या आप अमृता को बुला सकती हो? वो मेरी बेटी है। क्या आप अमृता के पिताजी हैं? हाँ। आप रुकिए, मैं अभी अमृता को बुलाती हूँ। पायल, जाकर अपनी भाभी को ले आ। भाभी, बाहर आपके पिताजी आए हैं। क्या? डैड आए हैं? लेकिन वो यहाँ क्यों आए हैं? डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ किसने बुलाया? क्या एक बाप अपनी बेटी से मिलने नहीं आ सकता है? हाँ? आ सकते हैं, लेकिन जब एक पिता के लिए उसकी बेटी की खुशियाँ मायने ही नहीं रखती, तो उस बाप का अपनी बेटी से मिलने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं जानता हूँ बेटा, उस टाइम मैंने तुम्हारी और मोहित की शादी के लिए हाँ नहीं किया था। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैंने जिस बेटी को इतने नाजों से पाला है उसको किसी भी तरह से कोई परेशानी हो। इसलिए मैंने मोहित से शादी करने के लिए तुम्हें मना कर दिया था। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मेरी बेटी इतने छोटे से घर में भी बहुत ज्यादा खुश रहेगी। बेटा, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। प्लीज अपने डैड को माफ कर दो। हाँ अमृता, अपने पिताजी को माफ कर दो, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर और अपनी सास के बार बार कहने पर अमृता अपने पिता को माफ कर देती है। डैड, आप प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। इतना कहकर अमृता अपने पिता के गले लग जाती है। हरिचंद्र मोहित को अपनी कंपनी में एक अच्छी खासी पोस्ट दे देता है, जिसके चलते मोहित अपनी मेहनत से कमाए गए पैसों से अपने परिवार के लिए एक घर ले लेता है। अब अमृता का सारा परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताता है।